निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिगवारा गंगा पुल का निरीक्षण। सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। सीएम के साथ तमाम अधिकारी रहे मौजूद। जमशेदपुर के नए सीनियर एसपी ने ग्रहण किया पदभार। पीयूष पांडे ने ग्रहण किया पदभार। जनता की सुरक्षा को बताया पहली प्राथमिकता। रामगढ़ में नए डीसी ने ग्रहण किया पदभार। फैज अक अहमद मुमताज ने ग्रहण किया प्रभार। वैश्य मोर्चा की बैठक में बनी आंदोलन की रणनीति। 9 जून को देवघर में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन। और खूंटी में 4 बेटियों के पिता गंगा पास की मैट्रिक परीक्षा। 56 वर्षीय युवा ने 47.2% अंक लाकर पास की परीक्षा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने शेरपुर में स्थल निरीक्षण कर निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी में चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुदुकलकट्टी, पथ निर्माण विभाग के सचिव बी कार्तिकेय धनजी सहित अन्य उपस्थित रहे। बोकारो विधायक श्वेता सिंह के आग्रह पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बोकारो हवाई अड्डे के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नई दिल्ली स्थित कुशक रोड पर केंद्रीय मंत्री के आवास पर विधायक श्वेता सिंह ने मुलाकात कर बोकारो की जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की है। इस दौरान सबसे अहम मुद्दा रहा बोकारो हवाई अड्डे के शीघ्र परिचालन का। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि बोकारो हवाई अड्डा जल्द ही आम जनता के उपयोग के लिए शुरू कर दिया जाएगा। सबसे जो खुशखबरी है हमारे बोकारो के लोगों के लिए कि स्टील मिनिस्ट्री से जो बात हुई हमारे मंत्री जी से, उन्होंने हमारी सारी समस्याओं को सुनकर के हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो हमारा बोकारो का हवाई अड्डा है वहां से उड़ान जो है शुरू होगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच में एमओयू बहुत जल्द साइन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जो इतने सालों से इंतजार कर रहे थे कि बोकारो से कब उड़ान शुरू होगी, तो आज एक बहुत ही बड़ा सुखद पल है ये। और मैं अभी बोकारो की चीजें थी, विस्थापन के मुद्दे को लेकर के, सेल अप्रेंटिस के मुद्दे को लेकर के, रिटायर्ड कर्मचारी का मुद्दा था और जो सेक्टर 12 के क्वार्टर्स को खाली कराने के लिए जो नोटिस आया था, उस विषय पे भी मेरी बात माननीय मंत्री जी से। राज्य के उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद से कहा कि राज्य में हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी और उत्पाद आयुक्त के जेल जाने के बाद पद खाली होने के मामले पर उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। राज्य के मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शराब घोटाले की जांच एसीबी से कराए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य मिला होगा, तभी एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है और लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जब अनुसंधान पूरा हो जाएगा तब इस बात को लेकर पूरी बात सामने रखेंगे। के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किया जा रहा है। आप इत्मीनान रहें, हर हाल में 1 जुलाई से नई शराब नीति लागू होगी। अभी जिस प्रकार से जो जेल जा रहे हैं, जो पकड़ाए हैं, क्या मानते हैं कि इस राज्य में कहीं न कहीं जो है शराब नीति को बनाने को लेकर बड़ा गोलमाल हुआ? देखिए, अब ये एसीबी जांच कर रही है। जांच के तथ्यों के बाद ही हम इस बात विषय पर कुछ कह पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं न कहीं कुछ साक्ष्य मिला होगा, तब आगे कार्रवाई हो रही है। अब पूरे जब इसका सुपरविजन होगा, जब इसका अनुसंधान होगा, तो तथ्य सामने आएगा, फिर हम पूरी बात को बताएंगे। देखिए, केंद्रीय एजेंसियां तो रोज निगाहें दौड़ाए हुए हैं यहाँ झारखंड में कि किधर घुसेगा, किधर जाएगा। हम लोग इस बात से कभी आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि ईडी आएगा कि सीबीआई आएगा जरूर, लेकिन इस बात को भी आप लोग के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार इतनी गंभीर है कि जरा सा भी बू निकला भ्रष्टाचार का, एसीबी तुरंत कार्रवाई करती है और तुरंत गिरफ्तारी भी करती है।
जमशेदपुर के नए सीनियर एसपी के रूप में पीयूष पांडे ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने वर्तमान सीनियर एसपी किशोर कौशल से पदभार लिया। सीनियर एसपी पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि जमशेदपुर में ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। इससे पहले मैं ग्रामीण एसपी के तौर पर कार्य कर चुका हूं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि आम लोगों को सुरक्षा प्रदान कराए। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को सबके सहयोग से हमने कंडक्ट भी करवाया था। तो वहीं वर्तमान सीनियर एसपी किशोर कौशल ने कहा, जमशेदपुर में मेरा कार्यकाल अच्छा रहा, सभी पदाधिकारी का मुझे सहयोग मिला। जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा और काफी लोगों का सहयोग मिला। जितने भी हमारे यहाँ टीम मेंबर्स थे, सीएसपी, ग्रामीण एसपी, डीवाईएसपी, सभी थाना प्रभारी, सभी पुलिस कर्मीगण और खासतौर पर जमशेदपुर की जो जनता है, जो आवाम है और जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, चैम्बर है, इन सबों का बहुत सहयोग मिला यहाँ विधि व्यवस्था के संधारण में, साथ ही साथ आपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण में ही लगातार एक टीम वर्क की तरह यहाँ पर काम किया गया और टीम ने बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान दोनों चुनाव भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। तो मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा अपनी पूरी टीम का, सभी मेंबर्स का और खासतौर पर जमशेदपुर की जनता का कि उनका पूरा सहयोग मिला। रामगढ़ के 14 में डीसी के रूप में फैज अक अहमद मुमताज ने बुधवार को प्रभाग ग्रहण किया है। डीसी चंदन कुमार से उन्होंने पदभार लिया। इस मौके पर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कार्यों में गति प्रदान की जाएगी। जितना भी कार्यकाल रामगढ़ जिले में उनका रहेगा, इस दौरान जनता के कामों को ही प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने निवर्तमान डीसी चंदन कुमार के द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जितनी भी अच्छी योजनाएं शुरू की गई हैं, वो आगे भी जारी रहेंगी। योजनाएं हैं उसको आम जनता तक, जो आखिरी इंसान है, उस तक पहुंचाना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य स्पेशल पुश देने का प्रयास करूंगा और जितना भी कार्यकाल रहा अच्छे से अच्छे यहाँ की जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करने के प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना का फैसला लेने के बाद झारखंड की राजनीति में आदिवासियों का सरना धर्म कोड दिलाने की मांग को लेकर विभिन्न पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर जब तक सरना धर्म कोड नहीं तब तक जनगणना नहीं का आवाज उठा रहे हैं। इसी पर वैश्य समाज ने झारखंड सरकार के खिलाफ की पार्टियों नाराजगी व्यक्त की है और वैश्य समाज के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव के समय गठबंधन की पार्टियों ने 27% आरक्षण देने की वादे पर सत्ता में लाने का काम किए, लेकिन इस राज्य की पार्टियों ने आरक्षण तो छोड़ जनगणना नहीं होने की बात करने लगे हैं। अगर हमारी मांगों को पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में पुरजोर आंदोलन करने का काम करेंगे। सत्ताधारी जो दल है वो पिछड़ों को, ओबीसी को बिल्कुल ही ठगने का काम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के वक्त वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। जो भी पिछड़े हैं, ओबीसी के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, उनको उनका हक अधिकार दिया जाएगा। हमारे देश के विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी ओबीसी के सवाल को काफी उठाया। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वो भी ओबीसी के बारे में लगातार बोलते हैं। झारखंड में उसका लाभ भी मिला चुनाव में, लेकिन सरकार बन जाने के बाद भी यहां पर ओबीसी के मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती और ये बात खूंटी के गंगा उर्वा ने सही साबित करके दिखाया है, जिसने 56 साल की उम्र में मैट्रिक परीक्षा पास की है। गंगा उरांव खूंटी सदर प्रखंड के काला माटी गांव निवासी हैं। वो डीएससी कार्यालय में दैनिक वेतन पर चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बिरसा उच्च विद्यालय चलागी खूंटी से परीक्षा दी थी। उन्होंने 47.2% अंक लाकर सेकंड डिवीजन से मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है। गंगा उरांव ने बताया कि गरीबी की वजह से वे मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाए थे। जब वे 9वीं क्लास में थे तब उनके परिवार की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण 10वीं बोर्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए महज 40 रुपये नहीं भर पाने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए थे। इसी के बाद उन्होंने मैट्रिक पास होने के लिए
प्रयास शुरू कर दिए। उन्हें सफलता मिल गई है। अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी नौकरी स्थायी हो जाएगी। बताते चले कि गंगा उरांव के घर में उसकी बूढ़ी मां 80 वर्षीय हीरा मणि देवी और पत्नी चारी उरांव हैं। उनकी 4 बेटियां और चारों की शादी भी कर दी है। उनके मैट्रिक पास होने की खबर से पूरा परिवार खुश है। तो देखिए, खूंटी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति ने ये जाहिर कर दिया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। और ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे कि जिस तरीके से 56 वर्षीय ये व्यक्ति जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा जो है वो पास की है, और जिसके बाद पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि उन्होंने जानकारी दी है कि जब वो 9वीं क्लास में थे तो मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन के लिए उनके परिवार के पास महज 40 रुपए ना होने की वजह से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा नहीं दे पाया। इसके बाद अब उन्होंने मैट्रिक का परीक्षा जो है अभी दिया है, जिसके बाद उन्होंने 47% अंक लाकर 2nd डिवीजन से उन्होंने पास किया है। जिसके बाद पूरा परिवार जो है, पूरे परिवार में एक खुशी की लहर और एक खुशी जो है वो देखने को मिल रही है। स्कूल में पढ़ते थे उस समय तो हम गरीबी के कारण हमको 9वीं क्लास 10वां में पढ़े, लेकिन गरीबी के कारण हम मैट्रिक नहीं लिख सके। तब हम मैट्रिक लिखने आज से 4 साल पहले से कोशिश कर रहे थे, तो हमको जगह ही नहीं मिला कहीं पर। उस समय प्राइवेट में किसी तरह से मिल गया, चला गया स्कूल में, तब वहाँ से लिखे। हम पहले भी मैट्रिक तक पढ़े थे, लेकिन इतना गरीब थे कि हमको 40 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस देने नहीं सके, इसलिए उस समय परीक्षा नहीं लिख रहा था। और उस समय हम लोग कबीरपंथी धर्म में थे, तो कोई जीव जंतु नहीं पोसते थे, ना मुर्गी, ना बत्तख, ना बकरी, इसलिए हम लोग के पास पैसा नहीं था। गरीबी के कारण उस समय तो खाने के लिए धन भी नहीं होता था, बिना खाए ही स्कूल जाते थे। लेकिन तो लेबर उबर काम कर करके भी थोड़ा मोड़ा पढ़े थे 10वां क्लास तक। मोकामा प्रखंड 20 सूत्री की बैठक आयोजित की गई। प्रखंड सभागार में हुई इस बैठक में नल जल योजना, शिक्षा विभाग, आपूर्ति शाखा और आंगनबाड़ी केंद्रों की दयनीय व्यवस्था पर 20 सूत्री सदस्यों ने गंभीर चिंता जताई है। दरियापुर पंचायत के पूर्व मुखिया बैजल पासवान ने अवैध वसूली का मामला उठाया। आपको बताते चले कि मुकेश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में तमाम विभागीय अधिकारियों समेत बीडीओ रवि कुमार ने शिरकत की और सदस्यों की समस्याओं के निदान का आश्वासन दिया। कुमार जी की एक बहुत बड़ी सोच है, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचना, और जिस किसी तरह की भी अव्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए 20 सूत्री का गठन किया गया था। 20 सूत्री समाज में वैसे लोग जो कार्यों से वंचित रह जाते हैं या जिनका आरोप रहता है कि मेरा कार्य नहीं होता है, उसको करने के लिए 20 सूत्री के जितने भी सदस्य हैं सभी उपस्थित हुए। आज मोकामा प्रखंड में पहली बैठक हुई। आदरणीय प्रदेश के मुखिया नीतीश जी के निर्देशानुसार जो भी आज विषय प्रवेश करवाया गया, बहुत सारे कंप्लेंट हैं। आश्वासन यही दिया है कि अगले मीटिंग में जो भी इस पर कार्रवाई करने का बात किया गया है आज के डेट में, उसको समझ लाइए। कई विभागों के बारे में कहा गया कि घोटाला हो रहा है, जैसे मनरेगा है, आंगनबाड़ी है, आवास योजना, या अंचल में लूट होती है, इस पर क्या आपने कहा है? इस पर भी संज्ञान लिया गया है। आगे जो मीटिंग होगा इसमें जो भी सुधार करके काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगले कार्रवाई किया जाए। सरकार की विकास योजनाओं से कोसों दूर है छपरा स्थित मशरक के बंगरा पंचायत के वार्ड 17 का चरिहारा बंगाली टोला गांव। इस गांव में विकास की सारी योजनाएं धरातल पर उतरी ही नहीं है। टोले में गांव के लोग तो किसी तरह आ जाते हैं, पर किसी दूसरे गांव के लोगों का टोले में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। सड़क की दुर्दशा बद से बदतर हो गई है, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि और न ही अधिकारी का ध्यान गया। बताते चले कि इस गांव में लगभग 50 घर है जहां मलाहा जाति के लोग रहते हैं। समस्या है कि आजादी के बाद से आज तक हम रोड देख ही नहीं पाए कि रोड है कि नहीं। जो निकलता है किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है।
मतलब कि यहाँ रोड नहीं है, निकलने के बाद पानी पड़ता है तो बरसात के मौसम में समस्या हो। यही बरसात का मौसम। क्या कहना चाहते हैं आप? कहना चाहते हैं जो हमको रोड चाहिए। समस्या यही है कि आजादी के समय से हम लोग का रोड अभी तक नहीं मिला। हम लोग कहीं जब बरसात के मौसम में जब भी चलते हैं, किसी का हाथ पांव, बच्चों स्कूल जाने से बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि रास्ता इतना खराब रहता है कि कोई बच्चा हमारा बरसात के समय तो जा ही न सकता है। हम लोग बाहर में नौकरी वोकरी करते हैं, किसी तरह से अपना गुजारा करते हैं। समस्या है कि आज़ादी के पहले से ये सड़क अभी तक नहीं बना है। लगभग मलाहों की संख्या यहाँ 50 से 55 घर है। मैं ये मुखिया और माननीय ये विधायक जी से मांग करना चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द सड़क बनाने का कृपा करें। देवघर जिला के देवीपुर में स्थित एम्स के मुख्य गेट पर सब ठेकेदारों और मजदूरों ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनबीसीसी के खिलाफ 8 महीने से पेमेंट नहीं दिए जाने पर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि एम्स निर्माण कराने में एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनबीसीसी द्वारा सब कॉन्ट्रैक्टर से पिछले 5 साल से काम कराया जा रहा था। इसके बाद पिछले 8 महीने से सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं किए जाने पर मजदूर को पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा था, तो वहीं अब दूसरे सब कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम कराया जा रहा है, जिस कारण सब कॉन्ट्रैक्टर ने इस मामले को लेकर एम्स के निदेशक को भी आवेदन देकर एनकेजी और एनबीसीसी के द्वारा भुगतान करने की मांग कर रहा था। लेकिन पिछले 8 महीने से भुगतान नहीं मिलने के कारण सब कॉन्ट्रैक्टर और मजदूरों को जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण सभी ने मिलकर एम्स के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए अपने मजदूरी को जल्द से जल्द भुगतान कराने की मांग की है। अभी 5 साल से हम लोग काम कर रहे थे, 8 महीने से हम लोग का पैसा नहीं दिया गया है और हमारे पास जितना 40-50 आदमी काम कर रहा था वो लोग का भी हम 8 महीने से पैसा नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण से सभी लेबर मिस्त्री हमारे घर आ रहा है और हमको जो है परेशान किया जा रहा है। और जब हम कंपनी के पास पैसा मांगने जा रहे हैं तो समय पर समय लेते जा रहा है और समय लेते लेते आज 1-8 महीना से एनकेजी वाला यहाँ से सब भाग गया है और पैसा का कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। जब एनबीसीसी के पास हम लोग गए तो एनबीसीसी का कहना है जो कि अभी पैसा किसी को नहीं देंगे और नया ठेकेदार को ला के काम करवा रहे हैं। हम लोग का मांग यही है जो कि एनबीसीसी के पास जो भी एनकेजी का पैसा है वो हम लोग को दे दिया जाए। पश्चिम सिंहभूम जिले के आनंदपुर प्रखंड के इनीचंडा और गोयराबेड़ा गांव के सैकड़ों रैयतों ने भूमि अधिग्रहण मामले में मुआवजा की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। भालूडुंगरी से रोबोकेरा वाया सड़ीबा तक बन रही सड़क के चौड़ीकरण कार्य को बंद कराते हुए ग्रामीणों ने 1 घंटे तक सड़क जाम किया। इस दौरान दर्जनों वाहन फंसे रहे और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी भूमि का अधिग्रहण विभाग और संवेदक की मिलीभगत से बिना उचित मुआवजा दिए किया जा रहा है और आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सरकारी नियमों के तहत लिखित सहमति और मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक सड़क निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान प्रखंड प्रमुख दिलबर खाखा, ग्राम प्रधान सूर्य प्रताप सिंह देव, मुखिया सुमन देवी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। हम लोग रियायत हैं और हम लोग को बिना सूचना दिए जो ये रोड बन रहा है वो रोड वाले हमारे जमीन में मिट्टी डाल दे रहे हैं। जैसा मेरा जो जमीन है उसका ऑपोजिट साइड एक घर है, वो घर वाला जब रोका तो मेरा जमीन में लगभग 10 फीट का अंदर घुसा दिए हैं मिट्टी डालते। ये हम लोग का एक चीज मांग है कि जब तक विभाग न आए और हम लोग से बात न करे तब तक हम लोग काम करने नहीं देंगे। ये सारी बात पीडब्ल्यूडी विभाग बना रही है। ये रोड आरईओ रोड से अपग्रेड होकर पीडब्ल्यूडी चेकअप किया है और इसमें पुराना रोड जो था काफी पतला रोड था, ये अपग्रेड होकर बड़ा रोड बन रहा है। इसमें पब्लिक को बिना विश्वास में लिए ठेकेदार अपना मनमानी रवैया से काम कर रहा है। किसी का खेत में 15 से 20 फीट तक रोड घुसा दिया है। जहां पुराना पुल है वहां ना बन के नया पुल बनाया जा रहा है। मैंने पूरी तरह से पब्लिक के विरोध में काम हो रहा है।
खबर समस्तीपुर से है, जहां पर बताया गया है कि कोर्ट कैंपस परिसर से पेशी के दौरान 5 कैदी फरार हो गए। इनमें से एक कैदी को पकड़ लिया गया है, तो वहीं 4 कैदी फरार हो गए हैं। फरार कैदी में नगर थाना क्षेत्र में बीते वर्ष हुए बहुचर्चित अनिल ज्वेलर्स लूटकांड का आरोपी राजनंद उर्फ छोटू उर्फ हंटर भी शामिल है। अन्य फरार कैदियों में सराय रंजन थाने में आधे दर्जन लूटकांड समेत अन्य मामले में आरोपी शामिल है। और बताते चले कि पुलिस कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए लेकर पहुंची थी, तभी कोर्ट कैंपस परिसर में सिपाही से हाथ छुड़वाकर कुल 5 कैदी भागने लगे। हालांकि तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक कैदी नागेंद्र कुमार को मौके पर ही दबोच लिया। फरारी की इस बड़ी घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आज माननीय न्यायालय में कैदियों के उपस्थापन के लिए कैदी को लाया गया था। इसी क्रम में एक राजनंदन है जो कैदी है, यहाँ पर आर्म्स एक्ट का आज उसका पेशी था सीजीएम साहब के यहाँ। वहाँ से पेशी करके जैसे ही कोर्ट हाजत में उसको अंदर बंद किया जा रहा था, उसी क्रम में हाजत के अंदर में से 4 लड़के धक्का दे करके बाहर निकले और भागे। उसमें से एक कैदी को पकड़ा गया है और बाकी 4 कैदी फरार हो गए हैं। उसमें से 3 कैदी जो है सराय रंजन थाना कांड संख्या 113/24 के लूट कांड के अभियुक्त रहे हैं, जो वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले थे। अभी कांड दर्ज कर करके उनके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और जो एक कैदी और भागने का प्रयास किए, जिनको पकड़ लिया गया है पुलिस के द्वारा, उनके विरुद्ध भी कांड दर्ज किया जाएगा। सर, लापरवाही कहीं न कहीं नजर आई है सर। इस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच करके उस पर अगर लापरवाही हुई होगी उनके विरुद्ध कार्रवाई भी। बिहार के दरभंगा जिले में स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने शिक्षक मंसूर आलम की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर एसडीपीओ ज्योति कुमारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच में जुट गई हैं। उन्होंने कहा कि अपराधी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताते चले कि शिक्षक मंसूर आलम अपने परिवार के साथ शंकरपुर में किराए के मकान में रहते थे। एक मास्टर साहब हैं, शंकरपुर में डेरा लेके रहते थे। नासिरगंज स्कूल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते थे। सवेरे 5 बजे में जो है तो ड्यूटी जा रहे थे, उसी घटनाक्रम में कोई गोली मार दिया। यह जो है तो बहुत निंदनीय घटना है। इसमें यह एक मामला नहीं जो टीचर के साथ हुआ है। हमको लग रहा है दरभंगा जिला में ऐसा कई मामला है जो टीचर के साथ जो है तो गोलीकांड हुआ है। इसमें जो है तो सरकार को सख्त संज्ञान लेना चाहिए। जान है किसी का, कोई से अगर किसी का कोई दुश्मनी है तो जान में मार देना जो है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, परमाणु